हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 17 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF की जो फीस रखी गई है वो 21 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, तो इसे आप लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर ANPR और GPS से टोल वसूली की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप के QR कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द ग्रेट बिग लॉयन के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाल कौतुक नाइट। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो ये बने हैं दीपक काबरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं दीपक काबरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को जल्द ही किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5 सितारा होटल मिलेगा? तो ये मिलेगा गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार मथुरु कवचम नाम से एक अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन है, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 228। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान की मदद से शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन विकसित किया गया? तो ये किया गया है IIT कानपुर की मदद से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसे रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर की मदद से विकसित किया है। यह सरकार द्वारा शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली AI आधारित प्रणाली है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है तो वो किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है? तो IIT कानपुर की मदद से इसे रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। अब दोस्तों अगर IIT कानपुर की बात करें तो IIT कानपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। IIT कानपुर जो संस्थान है उसका ध्येय वाक्य क्या है? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये IIT कानपुर का जो संस्थान है उसका ध्येय वाक्य है। और IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चली 2 दिवसीय बैठक के पश्चात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किस वर्ष तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना बनाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2023। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में फैसला लिया गया कि मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 2023 तक खोल दिया जाएगा और उसके बाद श्रद्धालु और आम जनता यहाँ आकर दर्शन कर सकेगी और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी कर सकेगी। और 2025 के खत्म होते होते यानी 2025 के अंत तक पूरे 70 एकड़ के मंदिर परिसर को भी विकसित कर लिया जाएगा, यानी पूर्ण जो निर्माण है वो 2025 के अंत तक हो जाएगा। और जो ट्रस्ट है इसके महासचिव कौन है? तो चंपत राय जो है ये
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। तो दोस्तों ये जो राम मंदिर है इसे 2023 तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर से किस शहर के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। यानी जो साप्ताहिक ट्रेन एक शुरू की गई है वो गुजरात के गांधीनगर से लेकर के वाराणसी तक चलेगी। स्मार्ट सिटी गांधीनगर गुजरात से पवित्र नगरी वाराणसी के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ शुक्रवार को प्रधानमंत्री के हाथों हुआ। यह ट्रेन नियमित तौर पर 21 जुलाई से चलेगी। वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बों वाली यह स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी, झांसी, बीना, संत हृदय रामनगर, उज्जैन, रतलाम, गोधरा, छायापुरी, आनंद और अहमदाबाद में दोनों दिशाओं में ठहरेगी। तो दोस्तों ये जो एक नई ट्रेन है साप्ताहिक ट्रेन, इसका वर्चुअल शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किया। और ये जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो गुजरात के गांधीनगर से लेकर के वाराणसी तक ये ट्रेन चलेगी। और इसकी शुरुआत कब होगी? तो ये जो ट्रेन है वो 21 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया? तो ये खोला गया है गुरुग्राम में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, हरियाणा, गुरुग्राम। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ताओं को अनाज एटीएम उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों ये जो है देश का पहला ग्रेन एटीएम है। यानी ये एक ऐसी मशीन है जिसमें से अनाज निकलेगा। यानी जो लोग हैं उन्हें राशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। और ये जो मशीन है ये 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक का जो अनाज है वो निकाल सकती है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला जो ग्रेन एटीएम है वो कहाँ पर खोला गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में ये पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है। अब दोस्तों अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान में सीएम हैं। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर हैं। और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है कि 10 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 5। और दोस्तों जब भी किसी भी स्टेट की बात आती है तो मैं आपको उससे संबंधित राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी राजधानी और लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यूपी पैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जब भी कोई देश आता है तो उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा और उसके राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इनके नाम भी अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैजेंटा कंपनी ने, ये कंपनी का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, किस कंपनी ने? तो मैजेंटा कंपनी ने भारत में इस सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया है। ड्राफ्ट ईवी नीति 2021 के तहत कंपनी का लक्ष्य 2025 तक राज्य की सड़कों पर कम से कम 1,46,000 नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन यानी BEV लाने का है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य में स्थापित। और इसे किस कंपनी ने स्थापित किया है? तो उस कंपनी का नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये कंपनी है मैजेंटा, मैजेंटा इस कंपनी का नाम है। और दोस्तों इस कंपनी का जो लक्ष्य है वो 2025 तक कम से कम 1,46,000 नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन लाने का है। और यहाँ पर जो EV लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और यहाँ पर जो BEV है इसका फुल फॉर्म है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब दोस्तों ये जो
भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 48 और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 19। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक उर्दू पोइट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ द डेक्कन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जे.एस. इफ्तिखार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। लेखक जे.एस. इफ्तिखार ने अपनी नई पुस्तक उर्दू पोइट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ द डेक्कन लॉन्च की। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। उर्दू पोइट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ द डेक्कन नामक पुस्तक दक्कन की समृद्ध साहित्य और संस्कृति परंपराओं को दर्शाने वाली एक पुस्तक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ये पुस्तक है उर्दू पोइट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ द डेक्कन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जे.एस. इफ्तिखार। इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए किस सिंगर ने चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? तो ये किया है ए.आर. रहमान ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत की प्रसिद्ध गायक ए.आर. रहमान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए अनन्या बिरला के साथ मिलकर चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को लॉन्च किया। इस गीत को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में गाया गया, जिस गीत को अनन्या बिरला के द्वारा लिखा गया है। इस गीत की वीडियो में अटलांटा 1996, एथेंस 2004 और बीजिंग 2008, लंदन 2012, रियो 2016 के अभिलेखीय फुटेज को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये जो सॉन्ग है हिंदुस्तानी वे, इसे किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना है कि भारत के जो प्रसिद्ध गायक हैं ए.आर. रहमान और अनन्या बिरला ने जो है मिलकर इस सॉन्ग को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं क्रिकेटर यशपाल शर्मा। टीम इंडिया को वर्ष 1993 में क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। यशपाल शर्मा 1970 से 1980 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रहे थे। उन्होंने 37 टेस्ट मैच और 42 वनडे मैच खेले थे। यशपाल शर्मा पंजाब के रहने वाले थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो यशपाल शर्मा है ये एक क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पंजाब के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्जा। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया मिर्जा यह वीज़ा पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। यानी ये जो दुबई का गोल्डन वीज़ा है ये अभी तक सिर्फ 2 भारतीयों को मिला था, शाहरुख खान और संजय दत्त को। और अब जो है ये सानिया मिर्जा इस गोल्डन वीज़ा को पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। यह वीज़ा मिलने के बाद सानिया अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं। यह वीज़ा हर किसी को नहीं मिल पाता है। दुबई का गोल्डन वीज़ा कुछ खास वर्ग के लोगों को दिया जाता है, जिसमें से निवेशक हो, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति मसलन शोधकर्ता हो, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र इसमें शामिल हैं। यानी ये जो दुबई का गोल्डन वीज़ा है ये जो है सिर्फ और सिर्फ 3 भारतीयों को ये मिला हुआ है। यानी पहले 2 भारतीयों को था, शाहरुख खान और संजय दत्त को, और अब जो है सानिया मिर्जा ये वीज़ा पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर के कितने लाख रुपए कर दी है? तो ये कर दी है 8 लाख रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर के 8 लाख कर दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 15 जुलाई 2021 से 10% आरक्षण लागू करना शुरू कर दिया है।
तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की आय सीमा थी 6 लाख, उसे बढ़ाकर के 8 लाख कर दिया गया है। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण मिलता है वो भी लागू कर दिया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और इसकी जो प्रस्तावित है वो है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो ध्यान रखना है कि लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 11। तो दोस्तों ये थे 17 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, गुजरात। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। किस रेलवे स्टेशन का नाम 15 जुलाई 2021 से बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है मडुआडीह, बी है वाराणसी, सी है काशी और डी है छपरा जंक्शन। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।